तुमने इस बच्चे को जख्मी कर दिया है। अगर तुमने इसे फिर हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम चलती हो या मैं दोनों को यहीं ढेर कर दूं, अर्नब ने कहा। उसके साथ ही उसने डेफ्टी को घसीटना शुरू कर दिया। शेरी के पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वो इसकी हदायत पर अमल करती रहे। वो नीम गनूदगी के आलम में चलती रही। उसके जहन पर धुंध छाई हुई थी। जो खौफ कई दिनों से कहीं पोशीदा रहकर इसका ताक़ुब कर रहा था, वो अचानक उसके सामने आ गया था। चलो इस लॉन्च में बैठ जाओ, अर्नब ने लॉन्च की तरफ इशारा किया। लॉन्च चलाने वाले ने मुस्कुराकर अर्नब की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर डेफ्टी को लॉन्च में खींच लिया। कैबिन में बैठते ही लॉन्च का इंजन गुर्राया और धीरे धीरे लॉन्च अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। कैबिन में पहुंचकर अर्नब ने डेफ्टी को एक तरफ बिठा दिया था। शेरी लपक कर उसके पास पहुंच गई, जबकि अर्नब ने इन दोनों के सामने रखी हुई लकड़ी की एक बेंच संभाल ली। उसके होंठों पर बड़ी आसूदा मुस्कुराहट रेंग रही थी। उसने अपना पिस्तौल अभी तक अपने हाथों में ले रखा था और वो बड़ी तंजिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। शेरी के लिए खतरे की नोयत बतदरीज बढ़ती गई थी। टोक्यो में एक मामूली सा वाकया हुआ था। हांगकांग में इसकी नोयत कुछ शदीद हो गई थी। अब यहाँ बैंकॉक में ये खतरा अपने अरूज को पहुँच गया था। इसे तवक्को भी नहीं थी कि इसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। इसने डेफ्टी को अपने बाजुओं में भींच लिया। इसके दोनों गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। वो कभी कभी तकलीफ की वजह से कराहने लगता था। हमारे पास कुछ भी नहीं है। शेरी ने इस अमरीकी की तरफ देखा जिसने अपना नाम अर्नब बताया था। अगर तुम्हें रकम की जरूरत है तो जो कुछ हमारे पास है वो ले लो। अर्नब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, जैसे वो शेरी की बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहा हो। शेरी ने अपने होंठ भींच लिए। इस शख्स से कहना बेकार ही मालूम होता था। फिर इसकी निगाह डेफ्टी पर गई। वो किसी चीज को बड़े गौर से देख रहा था। शेरी ने इसकी निगाहों का ताकुब किया और इसे पता चल गया कि डेफ्टी अपने पैरों के पास पड़ी हुई एक जंजीर को देख रहा था। शेरी ने महसूस किया कि इस जंजीर को देखकर डेफ्टी की आंखें चमकने लगी थीं, जैसे वो किसी बात का इरादा कर चुका हो। ये सूरत हाल डेफ्टी के लिए खतरनाक हो सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि डेफ्टी इस खतरनाक और बेरहम शख्स से मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर इसने डेफ्टी को आहिस्ता आहिस्ता इस जंजीर की तरफ झुकते हुए देखा और इसी वक्त वो चीख उठी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इसकी चीख के साथ ही डेफ्टी ने बौखलाकर इस तरह शेरी की तरफ देखा जैसे इसे शेरी की इस हरकत से दुख पहुंचा हो। दूसरी तरफ अर्नब ने झपट कर वो जंजीर उठा ली और देखते ही देखते इसने वो जंजीर डेफ्टी की गर्दन के गिर्द इस तरह लपेट दी कि उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वो बेबसी से अपने हाथ पांव चलाने लगा था। खुदा के लिए इसे छोड़ दो। शेरी ने अर्नब का बाजू पकड़ लिया। ये मर जाएगा, छोड़ दो। अब अगर ऐसी कोई हरकत की तो मार ही दूंगा, समझे? अर्नब ने शेरी की तरफ ध्यान दिए बगैर इस जंजीर को झटके दिए। फिर डेफ्टी की गर्दन की गिर्द लिपटी हुई जंजीर खोलकर एक तरफ फेंक दी और इसके बाद वो इतने इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर जा बैठा जैसे कोई बात ही ना हुई हो। डेफ्टी इस सदमे से निढाल होकर एक तरफ लुढ़क गया। वो बेहोश तो नहीं हुआ था, लेकिन इसकी हालत गैर हो रही थी। शेरी ने धीरे धीरे इसकी गर्दन और सर को सहलाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो लॉन्च एक तंग से नहरी रास्ते में दाखिल हो चुकी थी। इस रास्ते के दोनों तरफ दलदली जमीन थी जिस पर सरकंडे आगे हुए थे। डेफ्टी की हालत अब संभल चुकी थी, लेकिन वो अभी तक अपनी गर्दन को सहला रहा था। मैं बहुत छोटा हूँ शेरी, उसने शेरी की तरफ देखते हुए स्पेनी में कहा। मैं इससे मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए तुम ऐसी कोई हरकत मत करना, शेरी ने भी स्पेनी में जवाब दिया। ये आदमी बहुत कमीना मालूम होता है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अर्नब दहाड़ा। खामोश हो जाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है, शेरी ने कहा। इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना है वरना ये मर जाएगा। कुछ भी नहीं होगा इसे। अर्नब ने अपना हाथ हिलाया। इसे बाहर अर्शे पर ले जाओ, ठंडी हवा खाकर इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी।
डेफ्टी ने फिर अपनी गर्दन डाल दी थी। शहरी इसे सहारा देकर कैबिन से बाहर ले आई। अर्नव भी इन दोनों के साथ ही बाहर आ गया था, जहां लॉन्च चलाने वाला इस इन्हमाक के साथ लॉन्च चलाने में मसरूफ था जैसे इसे इसके अलावा और कोई काम ही ना हो या इसे अपने गिरदोपेश की कोई परवाह ही ना हो। डेफ्टी रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया। इसने 2-4 गहरी गहरी सांसें ली और अचानक पानी में छलांग लगा दी। उसकी ये हरकत इतनी गैर मतवक्को थी कि अर्नव के साथ साथ उस शहरी भी हैरान रह गई। अर्नव ने पिस्तौल हाथ में लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। डेफ्टी कुछ देर तक सतह आप पर दिखाई देता रहा, फिर इसने पानी में गोता लगा दिया। पकड़ो इसे, अर्नव ने लॉन्च चलाने वाले से कहा। इसे जाना नहीं चाहिए, ये मेरा काम नहीं है साहब, लॉन्च चलाने वाले ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। आपने ये नहीं बोला था। शहरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे अर्नव गुस्से में आकर लॉन्च चलाने वाले को गोली मार देगा। फिर न जाने क्यों उसने अपना रुख बदल दिया और अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया। नहीं, ऐसा मत करो, शहरी चीख पड़ी। इसने दौड़कर अर्नव के हाथ से पिस्तौल छीनने की कोशिश की। अर्नव ने इसे करीब आते देखकर एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। शहरी इस थप्पड़ की शिद्दत से लड़खड़ाती हुई कई कदम पीछे गई। अर्नव ने उसी वक्त इस जगह गोलियां चलाना शुरू कर दी जहां दायरे से बनते दिखाई दे रहे थे। शहरी फिर संभल कर खड़ी हो गई। वो झूल गई थी कि इसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा गया है। इसकी सारी तवज्जो उन दायरों की तरफ थी। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा, अर्नव चीख चीख कर कह रहा था। तुम वापस आ जाओ वरना इस लड़की के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन डेफ्टी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शहरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका दिल डूबता जा रहा हो। अर्नव की जुनूनी कैफियत खत्म हो गई। वो शहरी को धकेलता हुआ कैबिन में ले आया और खुद उसके सामने बैठ गया। शहरी अभी खुद पर काबू नहीं पा सकी थी। वो ये यकीन करने को तैयार ही नहीं थी कि डेफ्टी मर चुका है। आखिर क्यों? इस बच्चे का क्या कसूर था? इसे तो मौत नहीं आनी चाहिए थी। इसने जिंदगी में देखा ही क्या था? कुछ भी तो नहीं। फिर वो कहाँ चला गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डूब गया हो? वो इतना जबरदस्त तैराक पे तो नहीं था कि इस किस्म की किसी झील या नहर में तैराकी कर सके। इसके अलावा ये जगह उसके लिए अजनबी थी। ये शहर अजनबी था, यहाँ के लोग अजनबी थे। अगर वो किसी तरह बच भी निकला तो फिर कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? नहीं, इसे मौत नहीं आई होगी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसके होंठ खुश्क होने लगे थे। इसे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। इसने अपने सूखे हुए होंठों पर जुबान फेरनी शुरू कर दी। अर्नव ने ये देखकर इसकी तरफ पानी से भरा हुआ एक जग बढ़ा दिया, लेकिन शहरी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो इस बेरहम शख्स से किसी किस्म की रियायत नहीं लेना चाहती थी। इसके लिए ये बेहतर था कि वो प्यासी मर जाए। फिर उसने अचानक अपने हाथों को अर्नव की गिरफ्त में महसूस किया। उसने गैर महसूस तौर पर अपनी जगह से जिस लगाकर उसके दोनों बाजुओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। शहरी ने संभल कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्नव बहुत फुर्तीला साबित हुआ था। शहरी के संभलते संभलते ही उसने उसके एक हाथ में हथकड़ी डाल दी। ये अमल इतनी तेज रफ्तारी से हुआ था कि शहरी भौंचका रह गई। फिर जब इसे होश आया तो वो अर्नव की कैदी बन चुकी थी, और ऐसी कैदी जो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। बेबसी की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी ये हालत देखकर अर्नव मुस्कुराता हुआ दोबारा अपनी जगह जाकर बैठ गया। मैं अगर चाहूँ तो इस हालत में तुम्हें मार मार कर बेहाल भी कर सकता हूँ, इसने शहरी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल दी है ताकि तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। शहरी ने कुछ भी नहीं कहा। वो कैबिन की दीवार में बनी खिड़की से बाहर देख रही थी। नहर का पार्ट अब बहुत दुश्वार हो गया था और किनारे पर बांसों से बनी हुई झोंपड़ियां दिखाई दे रही थीं। किनारे पर नारियल के बहुत से दरख्त भी लगे हुए थे और इन दरख्तों के दरमियान थाई औरतें और मर्द इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे थे। शहरी ने महसूस किया कि लॉन्च आहिस्ता आहिस्ता किनारे ही की तरफ जा रही थी। बलाखिर वो लॉन्च किनारे पर रुक गई। उसके साथ ही लॉन्च चलाने वाला कैबिन में दाखिल हो गया। वो अर्नव को बताने के लिए आया था कि वो यहाँ से लॉन्च छोड़कर जा रहा था। अर्नव ने इसे कुछ रकम दी और वो शहरी की तरफ ध्यान दिए बगैर लॉन्च से उतर गया। शहरी की समझ में नहीं आ रहा था कि लॉन्च चलाने वाला किस किस्म का आदमी था। इसे गोया अपने मुआवजे के अलावा किसी और बात की परवाह नहीं थी।
लॉन्च चलाने वाले के जाने के बाद अर्नव भी कैबिन से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में केले के बड़े पत्तों में उबले हुए चावल और अनानास की भाजी रखी हुई थी। ये खाना उसने किनारे पर मौजूद किसी मुकामी औरत से खरीदा था। लो ये खा लो। उसने केले का एक पत्ता शेरी की तरफ बढ़ा दिया। भूखी प्यासी रहोगी तो तवानाई ज़ायल हो जाएगी। शेरी को इसकी ये बात माकूल मालूम हुई। उसका एक हाथ अभी तक आज़ाद था। उसने एक हाथ से अर्नव से केले का पत्ता लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। अर्नव इसे इस तरह खाते देखकर मुस्कुराए जा रहा था, लेकिन शेरी ने अब इसकी संग दिलाना मुस्कुराहट की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। खाने से फारिग होकर अर्नव बाहर चला गया। लॉन्च ने फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस बार शायद अर्नव ही लॉन्च चला रहा था और उसने बहुत ही सोच समझकर बाकायदा मंसूबे के तहत शेरी के हाथ में हथकड़ी डाली थी ताकि वो इसके खिलाफ कुछ भी न कर सके। शेरी खिड़की से बाहर झांकती रही। किनारा तेजी से दूर होता चला जा रहा था। फिर लॉन्च की रफ्तार अपने इत्तदाल पर आ गई। अर्नव लॉन्च को चलता छोड़कर कैबिन में आ गया और उसने बेंच के नीचे से कपड़े में ढकी हुई कोई चीज निकाल ली। शेरी बड़े ध्यान से इसकी हरकतें देख रही थी। फिर जब अर्नव ने वो कपड़ा एक तरफ हटाया तो ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं कि वो एक ट्रांसमीटर था। ऐसा ट्रांसमीटर जिसके जरिए किसी खास फासले तक राब्ता कायम किया जा सकता था। अर्नव ने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर इस ट्रांसमीटर का बटन दबाकर किसी से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया। हेलो हेलो, मैं अरसन बोल रहा हूँ। हेलो, मैं अरसन हूँ। हेलो अरसन। दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी। बहुत देर में तुम्हारा पैगाम मिला है। हाँ डॉक्टर, जरा देर हो गई, अर्नव ने कहा। वैसे बेफिक्र रहो, जायदाद के कागजात मेरे कब्जे में हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। दूसरी तरफ से खुशी भरी आवाज आई। कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? छोटी सी गड़बड़ हो गई। कागज का एक पुर्जा फिसल कर दरिया में जा गिरा था। ओह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इत्तफाकन हुआ था डॉक्टर। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितनी एहतियात से काम करने का आदी हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल कागजात तो मेरे कब्जे में हैं। चलो ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया। कल रात को तुमसे मुलाकात होगी। ओवर। इसके साथ ही उन दोनों की गुफ्तगू खत्म हो गई। अर्नव ने ट्रांसमीटर वापस रख दिया और शेरी पर एक नज़र डालता हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद शेरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सर कैबिन की दीवार से टिका लिया। वो इस डॉक्टर की आवाज को ध्यान में ला रही थी। वो आवाज इसके लिए अजनबी तो थी, लेकिन इसका लहजा बता रहा था कि वो कोई मुहज्जिब और पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसा आदमी जो बहुत सोच समझकर मंसूबे बनाता है और इन पर अमल करने के लिए अर्नव जैसे आदमी की खिदमत हासिल करता है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम बताते क्यों नहीं? क्राइस ने बेताबी से डेप्टी को झंझोड़ दिया। कहाँ है शेरी? डेप्टी फटी फटी आंखों से इसकी तरफ देख रहा था। इसके जहन में अर्नव की आवाज की बाज़गश्त आ रही थी। उसने कहा था कि अगर पुलिस या किसी को बताया तो वो शेरी को जान से मार देगा, और डेप्टी नहीं चाहता था कि उसकी जरा सी गलती से शेरी की जान चली जाए, जो इसके लिए माँ की तरह थी, जिसने डेप्टी को बेइंतहा मोहब्बत दी थी। डेप्टी की समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतना हौसला और ताकत कहाँ से आ गई थी कि वो लॉन्च से छलांग लगाने के बाद मुसलसल तैरता ही रहा। उसकी ये जद्दोजहद इस वक्त खत्म हुई जब बराबर से गुजरती हुई एक कश्ती वालों ने उसे देख लिया था और उसकी जान बचा ली थी। वो लोग एक लफ्ज भी अंग्रेजी का नहीं जानते थे, लेकिन जब डेप्टी ने ओरिएंटल होटल का नाम लिया तो उन्होंने इसे ओरिएंटल होटल तक पहुंचा दिया। डेप्टी ने उनका शुक्रिया अदा करके बड़ी तेजी से होटल की तरफ दौड़ लगा दी और होटल के दरवाजे पर ही क्राइस ने इसे आवाज देकर रोक लिया था और शेरी के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। क्राइस बहुत परेशान मालूम हो रहा था। तुम बताते क्यों नहीं हो? कहाँ है शेरी? क्राइस ने फिर पूछा। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, डेप्टी ने बड़े खोखले लहजे में जवाब दिया। ये क्या बात हुई? तुम कैसे नहीं जानते? तुम उसके साथ थे और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम्हें नहीं मालूम? इसी दौरान पुलिस का एक अफसर इन दोनों के करीब आकर खड़ा हो गया। बच्चे इस तरह कोई बात नहीं बताया करते, वो क्राइस की तरफ देखते हुए बोला। फिर डेप्टी से मुखातिब हुआ। बेटे, मेरा नाम थार्निग है। मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है और इसे टीवी पर अंग्रेजी फिल्में देखने का बहुत शौक है।
वो कहता है कि अमेरिकी जासूस बहुत जबरदस्त होते हैं, वो जरा सी देर में मुजरिम को पकड़ लेते हैं, बशर्ते ये कि हमें सही बात मालूम हो जाए। क्यों, ठीक है ना? डेप्टी ने गैर इरादी तौर पर अपनी गर्दन हिला दी। ये बात हुई ना? थार्निक मुस्कुराने लगा। अब जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे सर पर चोट लगी हुई है, और ये चोट लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। क्यों? डेप्टी के लिए मजीद बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसने डुबडुबाती हुई निगाहों से थार्निक की तरफ देखा, फिर सिसकते हुए अब तक की कहानी सुनानी शुरू कर दी। माइकल आंधी की रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ कौंसल खाने पहुंचा था। वो कुछ पहले एक होटल में बैठा हुआ खाना खा रहा था कि उसे इत्तला दी गई कि कौंसल खाने से उसके लिए फोन आया है। फोन पर हैरिसन था, जिसने इसे फौरन ही पहुंचने की ताकीद की थी। उसके कहने के मुताबिक कोई हंगामी मामला पेश आ गया था। कौंसल खाने की इमारत में आते ही वो सीधा प्रेस अताशी हैरिसन के कमरे में पहुंच गया। हैरिसन ने इसे देखते ही इसकी तरफ एक लंबा चौड़ा टेलीग्राम बढ़ा दिया। ये मामला इसी शेरी जोन्स का है, उसने बताया। वो बदकिस्मत लड़की अब बैंकॉक जाकर फंस गई है। माइकल का दिल धड़क उठा। इसे ना जाने क्यों इस लड़की से हमदर्दी हो गई थी। हालांकि हांगकांग में हजारों अमरीकी आया करते थे, उनके साथ जराइम भी पेश आते थे, वो मुसीबत ज़दा भी होते थे, लेकिन इससे पहले इसने कभी किसी के लिए इतनी हमदर्दी और इतनी अपनायत महसूस नहीं की थी। उसने जल्दी जल्दी टेलीग्राम पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें लिखा था, FBI हांगकांग पुलिस से दरख्वास्त करती है कि वो शेरी जोन्स नामी एक अमरीकी लड़की के अगवा के सिलसिले में इसकी मदद करे। इस लड़की को बैंकॉक में अगवा किया गया है और अगवा करने वाले का नाम अर्नव बताया जाता है। दरी असना ये भी बताया जाता है कि शेरी के अंकल डीन जोन्स को अमेरिका में एक टेलीग्राम मौसूल हुआ है, जिसमें शेरी के अवज़ $20 लाख का मुआवजा तलब किया गया है। इस टेलीग्राम में कहा गया है कि डीन ये रकम 3 दिनों के अंदर हांगकांग में अदा करे और पुलिस को इत्तला देने की कोशिश ना करे। डीन जोन्स कल सुबह 11 बजे वाले तैयारे से हांगकांग पहुंच रहा है। दरख्वास्त की जाती है कि डीन जोन्स से हांगकांग एयरपोर्ट पर मुलाकात कर ली जाए और इसके साथ ताउन किया जाए। माइकल इस टेलीग्राम को पढ़कर परेशान हो गया था। इसे शेरी का ख्याल आने लगा था। वो एक अच्छी लड़की थी, बावकार और बाहौसला, लेकिन वो अब इतनी हौसलामंद भी नहीं थी कि किसी जालिम और खूनख्वार शख्स से मुकाबला कर सकती। न जाने इस बेचारी पर किस किस्म का तशद्दुद हो रहा होगा। माइकल ने फौरी तौर पर 2 अदर टेलीग्राम टोक्यो और वाशिंगटन रवाना कर दिए। टोक्यो वाले टेलीग्राम में इसने वहां की पुलिस से दरख्वास्त की थी कि वो मरने वाली लड़की आइसाको ब्रादा के बारे में मुकम्मल तफसीलात मुहैया कर दे। इसका ख्याल था कि इस लड़की की मौत का शेरी जोन्स के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता था, फिर भी उसने एहतियात मालूम कर लेना मुनासिब समझा। वाशिंगटन वाले टेलीग्राम में उसने हुक्काम को इन वाक़यात से आगाह कर दिया था जो शेरी जोन्स को हांगकांग में पेश आए थे। उसने लिखा था कि पर्स छीनने वाले का नाम पुलिस को मालूम हो गया था। उसका नाम चिन वांग था और वो एक आवारागर्द आदमी था, और हांगकांग की पुलिस के मुताबिक उसने ये हरकत खुद नहीं की थी, बल्कि किसी ने इसे मुआवजा अदा करके ये हरकत करवाई होगी। लेकिन मसला ये था कि चिन वांग की खुदकुशी के बाद ये मालूम नहीं हो सका था कि ऐसी हरकत करवाने वाला कौन था। टेलीग्राम रवाना करने के बाद उसने बैंकॉक के लिए एक कॉल बुक करवाई। वो वहाँ के पुलिस मेजर यंगोदा से बात करना चाहता था। वो आदमी इस लड़की को अगवा करके एक लॉन्च में बिठाकर जनूब की तरफ ले गया था। यंगोदा ने बताया, हमारी लॉन्चें इसे तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। उसके अलावा एक दूसरी खबर ये है कि क्राइस नामी एक अमरीकी इस बच्चे को लेकर होटल से गायब हो गया है, जो बच्चा शेरी जोन्स के साथ रहता है। हमने अपने आदमी एयरपोर्ट पर भी लगा दिए हैं ताकि वो शख्स बैंकॉक से फरार ना हो सके। हमें भी इस बच्चे की फिक्र है। गुफ्तगू खत्म होने के बाद माइकल सन्नाटे में बैठा रह गया, और इसे पहले तो शेरी की तरफ से परेशानी थी और अब डेफ्टी भी गायब हो गया था। माइकल कौंसल खाने से निकलकर इसी वक्त इंस्पेक्टर लैंड के पास आ गया, जहां चीनी पुलिस ऑफिसर लॉन भी मौजूद था। ये दोनों भी इसी केस के सिलसिले में बातें कर रहे थे।
इंस्पेक्टर लैंड की मेज पर वो खत रखा हुआ था जो अगवा करने वालों ने शेरी के चचा डीन जॉन्स को रवाना किया था। माइकल को देखते ही इंस्पेक्टर लैंड ने वो खत इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें लिखा था, तुम्हारी भतीजी को हम लोगों ने अगवा कर लिया है। फिक्र की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त तक ठीक रहेगी जब तक तुम हमारी हिदायत पर अमल करते रहोगे। तुम्हारे लिए हदायत ये है कि तुम 20 लाख अमेरिकी डॉलर लेकर हांगकांग पहुंच जाओ और यहाँ तुम्हारा क्याम पेनिनसोला होटल में होना चाहिए। यहीं तुमसे फोन के जरिए राब्ता कायम किया जाएगा। ये पैगाम अरसन की तरफ से होगा। अगर तुमने इन हिदायत पर अमल नहीं किया तो 3 दिनों के बाद तुम्हारी भतीजी को गोली मार दी जाएगी। माइकल ने ये खत पढ़कर वापस रख दिया। इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वो इस शख्स की हिदायत पर अमल करते रहें। इस रात मुकर्ररा वक्त पर डीन जोन्स भी हांगकांग पहुंच गया। एयरपोर्ट पर माइकल, लैंड और बोन तीनों ही मौजूद थे, लेकिन इनमें से किसी ने इससे एयरपोर्ट पर मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। वो तीनों दूर रहकर उसकी निगरानी करते रहे थे। डीन हिदायत के मुताबिक अमेरिका से अपने साथ 20 लाख डॉलर भी लेता आया था। ये कसीर रकम उसके सूटकेस में थी जिसे उसने अपने हाथ में उठा रखा था। एयरपोर्ट से वो सीधा पेनिनसोला होटल में आ गया। उसके लिए पहले से एक कमरा मखसूस था। कुछ देर बाद वो तीनों भी उसके कमरे में पहुंच गए और अपना तारुफ करवाया। डीन इन तीनों को देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि पुलिस इस मामले में बहुत मुस्तैदी का सबूत दे रही है, उसने कहा। चाहे वो वाशिंगटन की पुलिस हो या हांगकांग की, हर जगह मुझ पर तवज्जो दे रही है। ये हमारा फर्ज है जनाब। इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला। वाशिंगटन की पुलिस ने कुछ पूछा था आपसे? उन्होंने ये दरियाफ्त किया था कि कितने लोगों को ये बात मालूम है कि मैं बहुत मुख्तसर मुद्दत में 20 लाख डॉलर इकट्ठा कर सकता हूँ। फिर आपने क्या जवाब दिया? ये बात तो बहुत सौ को मालूम है, मसलन मेरे कारोबारी दोस्त, मेरा वकील, बैंक के अफसरान और फर्म के डायरेक्टर वगैरह। मैंने वहाँ की पुलिस को इन लोगों के नाम लिखवा दिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस किस्म की हरकत कर सके। वो सभी अच्छे लोग हैं। इंसान को बदलते हुए देर नहीं लगती, बोन ने फलसफियाना अंदाज में कहा। बहरहाल आपको जब कोई फोन मौसूल हो तो आप फौरन हमें फोन नंबर 999 पर बता दें। हमारा आदमी दूसरी तरफ से आपके फोन का मुंतजिर रहेगा। नंबर तो आपको याद हो गया होगा, 999। वो रात बहुत ही बेरहम थी, अजियत ज़दा और सब्र आजमा होती जा रही थी। शेरी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स इसे कहाँ ले जा रहा है। ये दरियाई सफर कितनी देर तक जारी रहेगा? इसकी कोई इंतहा भी होगी या इसी तरह दरिया के सीने पर सफर करते करते इसे मौत आ जाएगी? मौत का तस्वुर इस आदमी के रवैये से बार बार जाग उठता था। वो आदमी इसी किस्म का मालूम होता था जो जरा जरा सी बात पर मुश्तइल होकर दूसरों को कत्ल कर दिया करते हैं। जिस तरह उसने डेप्टी के साथ किया था, उस पर गोलियां चलाई थी और उसे दरिया की मौजों के हवाले करके अपनी लॉन्च आगे बढ़ा दी थी। वो रात इन दोनों के दरमियान बड़ी खामोशी से गुजर गई थी। इन दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की थी। अर्नब लॉन्च चलाता आ रहा था और शेरी अपने ख्यालों में उलझ रही थी। इस वक्त उसके अंदाजे के मुताबिक सुबह के 3 या 3:30 बज रहे होंगे जब अर्नब ने लॉन्च रोक ली। शेरी ने खिड़की से बाहर देखा। वो लॉन्च एक वीरान किनारे के पास आकर रुक गई थी और किनारे पर एक छोटी कश्ती खड़ी थी जिसे सिम्पान कहा जाता है। शेरी ने महसूस किया कि इस सिम्पान में जिंदगी के कोई आसार नहीं। इसमें लाइटें तक रोशन नहीं थी और ना ही किसी के बोलने या खांसने की आवाज आ रही थी। चलो, अर्नब ने इस सिम्पान की तरफ इशारा किया। हमें यहाँ से इस सिम्पान में बैठना है। क्या? शेरी जल्दी से खड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो, समझी? उसने अपने हाथों में ट्रांसमीटर और दूसरी चीजें उठा ली। पहले तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। शेरी ने बेबसी से इसकी तरफ देखा, फिर लॉन्च से सिम्पान में छलांग लगा दी। अर्नब भी उसके साथ ही सिम्पान पर ही आ गया था। उसने धक्का देकर शेरी को एक तरफ बिठाया और सिम्पान चलाना शुरू कर दिया। उसकी हर हरकत से बहुत ही इत्मीनान जाहिर हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे मालूम हो कि उसे कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। ये सिम्पान ही तयशुदा मंसूबे के तख्त यहाँ खड़ी की गई थी।
सुबह के वक्त अर्नब ने एक हरकत की। उसने शहरी के एहतजाज और उसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठोंस दिया। फिर इसकी पेशानी से एक रस्सी गुजार कर उसके दोनों सिरे शैम्पान के एक सतून से बांध दिए और अब वो पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। वो इस जालिम शख्स के रहमो करम पर थी जिसका मिजाज पल पल बदलता रहता था। इस हरकत के बाद वो शहरी के सामने आकर बैठ गया और उस तरह उसकी तरफ देखकर हंसने लगा जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। डॉक्टर तो बेवकूफ है, उसने कुछ देर बाद कहा, जो लड़कियों को बेबस करने के लिए लंबा चौड़ा चक्कर चलाता है, जबकि मैं इस किस्म का कोई काम नहीं करता। मेरा असूल ये है कि मारपीट करके बराबर कर दो, लड़की खुद ही सीधी हो जाएगी। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, मुझे मालूम है कि मैंने अगर तुम्हें जरा भी ढील दी होती तो तुम मुसीबत खड़ी कर दोगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह बांधा है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, इसके बावजूद अगर तुमने बदमाशी दिखाने की कोशिश की तो मैं डॉक्टर की परवाह नहीं करूंगा, तुम्हें जान से मारकर इसी दरिया में फेंक दूंगा, समझी? शहरी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शायद बेबसी और शदीद तौहीन के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे।